हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक में। चुनावी माहौल है और चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कौन यूपी की सत्ता पर काबिज होने वाला है, नए खिलाड़ियों का क्या मिजाज है, कहां तक वो पहुंचे और पुराने खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ सौरभ किशोर हैं जो कि आज़ाद समाज पार्टी के यूपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही आप लखनऊ के संभाग के प्रभारी भी हैं, चुनाव का काम भी देख रहे हैं। तो मैं सीधा सवाल करूंगा, सौरभ भाई क्या हालचाल है? आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चुनावी जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं? सुमित भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल पे सीधे आता हूँ। चूंकि भीम आर्मी 6 साल पुराना संगठन है और आप जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक संगठन बगैर सामाजिक पृष्ठभूमि के बहुत लंबा नहीं जा सकता है। ये आपने देखा होगा, जो 20-20, 25-25 साल पुरानी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में और तथाकथित जो पार्टियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस मनुवादी सरकार को रिप्लेस करने का दम रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सिर्फ इस प्रदेश तक सीमित है। उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है सामाजिक पृष्ठभूमि का अभाव। अब आते हैं हम लोग अपनी पार्टी पे। भीम आर्मी 6 साल से लगातार संघर्ष कर रही है और आप लोग तो हम लोगों से बेहतर आप लोग पहले ही बता चुके हैं कि भीम आर्मी कैसे कैसे कहा जाती है। भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनका हमेशा ये कहना है कि एक राजनीतिक दल का काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है कि बरसाती मेंढक की तरह 4.5 साल के बाद स्विट्जरलैंड से छुट्टी मना करके लखनऊ में छुट्टियां काट करके और फिर फील्ड में निकले। एक राजनीतिक दल और एक राजनीति एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए, जो हम लोगों ने सीखी मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट से। हम में से, हमारी पार्टी में से मैक्सिमम लोग मान्यवर के साथ काम नहीं किए, मगर जो फसल उन्होंने बोई, जो पीछे छोड़ करके गए हैं, वो उससे हम लोगों ने प्रेरणा लेकर के इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में हैं। और भीम आर्मी के माध्यम से, चूंकि हमारा संगठन, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, तिकुनिया जो कांड हुआ था लखीमपुर वाला, जहाँ पे किसानों के ऊपर वो गाड़ी चढ़ा दी गई थी और वहाँ पे हम लोगों को जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि हमारी टीम के, भीम आर्मी के, वहाँ पे पहले से ही 25-30 सदस्य लड़के मौजूद थे और वहाँ का ग्राम प्रधान वो भीम आर्मी का था। तो आप ये सोचिए कि एक कोने में हमारा जब एक चयनित व्यक्ति है तो हमारी तैयारी कैसी होगी। हमारी तैयारी 403 सीटों पर है और लगातार माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, जो त्याग करना पड़ेगा वो करेंगे वो। और तैयारी हम लोग की 403 सीटों पर है। अभी 28 तारीख को लखनऊ में एक भाई की रैली है, मंडल स्तरीय 18 जो रैलियों का प्रोग्राम बना है उसके अंतर्गत, और उसमें आप देखिएगा भीड़ जिस तरीके से आ रही है। अभी मेरठ से लेकर के और प्रदर्शन की तैयारी है, शक्ति प्रदर्शन कहिए आज के लहजे में, ये अपने कार्यकर्ताओं से भेंट, क्योंकि कार्यकर्ता अपने नेता के कृत्यों से, कार्यों से और उसकी झलक से गौरवान्वित महसूस करता है, एक अलग एनर्जी आती है। इस वजह से लगातार चंद्रशेखर भाई लोगों के बीच में रहते हैं और अब चूंकि चुनावी टाइम है, इस वजह से ज़्यादा यूपी का वो दौरा करेंगे। उनको देश भी देखना होता है। देखिए, अभी 17 तारीख को ही वो उड़ीसा गए थे, इस तरीके से MP का जा रहे हैं अभी 21 तारीख को। तो हमारा नेता, मुझे ये गर्व है कहते हुए कि वो एक संकीर्ण सोच का व्यक्ति, सिर्फ एक कुर्सी का व्यक्ति नहीं है। वो एक बड़ा मिशन लेकर के चल रहे हैं कि हमको देश के हर कोने में बहुजन राज स्थापित करना है, सम्राट अशोक के सपनों का भारत फिर से बनाना है। ये एक आइडियल सिचुएशन हो गई सौरभ। आप कह रहे हैं कि हमें वैसा भारत बनाना है। डेफिनेटली उस तरह के भारत हम सब की कल्पना करते हैं कि ऐसा भारत हो, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पे हम आते हैं तो चुनाव जो है वो बहुत एक अलग तरह का खेल है। उसमें मतलब सिर्फ विचार नहीं चलते, साधन भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, विमेन पावर भी चाहिए और बहुत एक बड़ी पूंजी भी चाहिए, खर्च भी होता है।
बहुत तो आप लोगों के पास बजट है चुनाव लड़ने का? करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होंगे चुनाव में। देखिए, ये एक साजिश के तहत इलेक्शन की प्रक्रिया को महंगा किया गया है। अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, मान्यवर काशीराम साहब ने एक बहुत मतलब नॉर्मल रोजगार करने वाले व्यक्ति को उन्होंने, जो क्लर्क की नौकरी भी कर रहा है, उसको वीआरएस दिला करके विधायक बना दिया। तो जब जो काम पहले हो चुका है, क्या अब नहीं हो सकता है? इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया था कि महंगा चुनाव, सस्ता वोट अब नहीं चलेगा। हम लोग समाज के पैसे से चुनाव लड़ेंगे। संगठन हमारा समाज के पैसे से चल रहा है, बुद्धिजीवी हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हीं के पैसे से हमारा संगठन चलता है। चाहने वालों के 10-10 रुपए, 20-20 रुपए से संगठन चल रहा है। और यकीन मानिए, जो लोग चुनाव 5-5 करोड़ में एक विधायकी का लड़ते हैं, हम लोग उसकी 5% पैसा खर्चा करके चुनाव लड़ेंगे और जीत करके भी दिखाएंगे। नज़ीर तभी सेट होती है जब आदमी सक्सेसफुल होता है। कहावत है ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो ये सवाल आप चुनाव के बाद पूछिएगा, फिर हम बताएंगे कि हम लोगों ने चुनाव कैसे लड़ा। ना के बराबर संसाधन में लड़ा और मजबूत लड़ा। अगर मजबूत नहीं लड़ रहे होते तो आज चंद्रशेखर भाई को बड़े बड़े कॉन्क्लेवों में और बड़े बड़े नेता भाव नहीं दे रहे होते। बड़े नेता भाव नहीं दे रहे होते। इस पर अगर इस संदर्भ में हम इस कड़ी में बात करें तो अभी तक चुनावी भाव उस तरह से नहीं मिला है। गठबंधन नहीं हो पाया है। कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं आई है जिन्होंने आपका हाथ थामा हो या आपकी अहमियत को ये स्वीकार किया होगा कि आप एक साथी के तौर पर उन्हें चाहिए। जी, एकदम बहुत बढ़िया सवाल है। गठबंधन के लिए जैसा भाई ने कहा है, चंद्रशेखर जी ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं और जो भी सम्मानजनक स्थिति होगी, जो सीटों का बंटवारा होना है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसके तहत लोगों से बातचीत चल रही है। हर तरफ बातचीत चल रही है। जैसा चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी हमारा पहला ऑप्शन है और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी दल आगे आ रहा है, हम लोग की बहुत फ्रूटफुल बात चल रही है और बहुत जल्दी आपको नतीजे उसके नज़र आएंगे। और ये बातचीत इसलिए परवान लगातार चढ़ रही है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 403 सीटों पे हमारी तैयारी है। 150 कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल है जो नवंबर के लास्ट में डिक्लेयर हो जाएगी। और बाकी बहुत सी बातें हैं जो नहीं बोली जा सकती हैं अभी। वो चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है। धीरे धीरे आपको सारे पत्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आपको मतलब सीक्रेट है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ सीक्रेट। And they call it sacred games. ये हो सकता था पहले सीक्रेट गेम हो, मगर अब बीजेपी के फिर से उत्थान के बाद ये बहुत डर्टी पॉलिटिक्स हो गई। अभी आपने ही देखा, आपने इंटरव्यू किया था अभी यहाँ पे, तो हम और पुराने लोग, हम लोग और पीछे लोग नहीं आए थे आपके सामने, वरना एक ब्रांड लगता है कि आपने बुला लिया था हम लोगों को। तो हम लोग पीछे दुकानदारों से बात कर रहे थे। इतना दर्द था उनके अंदर कि भैया हम कैमरे पे ये सब बोल देंगे, रोजगार हमारा छीना है, आज हम 20-20 हज़ार की नौकरी छोड़ करके ठेला लगा रहे हैं, हमारा घर नहीं चल पा रहा है। अगर हम ये दुख आपके शो पर बोल देंगे तो कल को हमारा ठेला भी नहीं लगेगा। तो लोगों में दर्द है और ये दर्द है। और योगी राज में डर भी है, यूएपीए लगा देंगे, डाल देंगे, ठोक देंगे। बहुत, वो तो बहुत खतरनाक, जब देखो तब ठोक देंगे। असर होगा, मिलेगा उनको चुनाव, वो ठोका जाएगा उनको 2022 के चुनाव में। मार्च में रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। अप्रैल जब भी आए आप देख लीजिएगा कौन ठोकेगा और कौन ठोकेगा। तो बिल्कुल देखेंगे और जनता भी इस बात को देखेगी। मेरा आखिरी सवाल, सौरभ, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आपकी 403 सीटों पर फुल तैयारी है और गठबंधन भी अगर होता है तो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन चुनाव में जब आप जाते हैं तो एक एजेंडा लेकर जाते हैं जी। आप एक घोषणा पत्र लेके जाते हैं, वादे करते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हाँ, देंगे सबको रोजगार, अब की बार मोदी सरकार। तो वैसे वादे, चुनावी वादे, भले ही वो पूरे हो या ना हो, एजेंडा क्या है, प्लानिंग क्या है कि जनता आपको वोट क्यों दे? हमारा मूल उद्देश्य और मूल एजेंडा है कि संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अभी तक केवल बात होती है फंडामेंटल राइट्स पे।
हम लोग बात करेंगे एक स्टेप आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने की। असली खेल उसी में छुपा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स Directive- माने शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन पर हाँ, काम करेंगे। इन पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा खास तौर पे, इन सारे मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे। और जमीनी मुद्दे होंगे, हम लोग फ्री में बांटने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं होते हैं कि कोई भी चीज फ्री में ना बांटी जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन समाज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इस 85% पॉपुलेशन की एक खास बात है सुमित भाई, ये मेहनत कश है। आप कोई भी समुदाय उठा लीजिए, कोई भी किसी भी व्यक्ति से आप बात कर लीजिए, आप यहाँ सर्वे कर लीजिए, जो लोग लगाए हुए हैं, रोजगार लगाए हुए हैं, सर्वे कर लीजिए, 95% मिलेंगे जो मेहनत कश रोजगार परक व्यक्ति है। तो हम उसको फ्री की आदत नहीं डलाएंगे। हम लोग उसको सस्ती एजुकेशन, सस्ती मेडिकल फैसिलिटी, रोजगार, इन सब चीज़ों की गारंटी देंगे और पूरा करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया एज अ स्टेट या उत्तर प्रदेश एज अ राज्य दिखाया जाता है कि बहुत गरीब है, बैकवर्ड है। आप उसका बजट उठा करके देखिए कितना बड़ा है बजट। अगर उस बजट को आप यूटिलाइज कर लीजिए, आपको फ्री देने की जरूरत नहीं है। पहले भी काम हुए हैं, रोजगार जब लगे, लखनऊ से लेकर नोएडा तक के रोजगार लगे तो लोगों को रोजगार मिले। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ बहुत क्रांतिकारी करने वाले हैं। हम लोग जो बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, जीने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का भाव हम लोगों को जीने का अधिकार दिया है, बस उसी संविधान की बात करते हुए जो संविधान निहित आपके राइट्स हैं, हमारे, आपके, बहुजन समाज के और ओवरऑल पूरी पब्लिक के, बस उसको लागू करना है। हम देखिए कोई नया क्रांतिकारी काम करने नहीं आए हैं। हम वही काम करेंगे जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा, मान्यवर काशीराम साहब ने बताया, बस हमको उस रास्ते पे चलना है और कुछ नया नहीं करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये हमारा मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सौरभ। तो ये थे सौरभ किशोर जो कि यूपी आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही इनके पास लखनऊ संभाग की जिम्मेदारी भी है। चुनावी पूरी गतिविधियों पर इनकी नज़र रहती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? जो बातें सौरभ ने कही, जो दावा इन्होंने किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट में लिखिए, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को शूट करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।